देखिए, जब कहते हैं कि संविधान खतरे में है तो बात सीधा जाती नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए संविधान बनाया गया था कि आने वाली पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बच्चे इस देश के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल, जज, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर बनेंगे, किसान को खुशहाली मिलेगी, मजदूर को बाकायदा उचित मजदूरी मिलेगी, लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जिएंगे, ये सारे कुछ खतरे में है। अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी तो खाली हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान चल रहा है ना, दिख नहीं रहा है। सारे के जितने संवैधानिक और मौलिक अधिकार हैं वो सब पर खतरा है। और खतरा कैसे है? देखिए, अंबेडकर में और नेहरू में बहुत सारे सैद्धांतिक मतभेद थे और अंबेडकर साहब ने कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। और तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों इस बात पे सहमत जरूर थे कि हमें एक सशक्त और एक आधुनिक भारत बनाना है, जहाँ पे सब लोगों की आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो। इंस्टीट्यूशन उन्होंने खड़े किए। बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन आप देखें, कितने डैम बनाए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तमाम सब कुछ बनाए। और नेहरू इतने इंस्टीट्यूशन, IITs और तमाम मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोले सरकार की ओर से। क्यों खोले थे? क्योंकि वो जानते थे कि भारत एक गरीब देश है और सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत के आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करना, उसको सशक्त बनाना। इसलिए दोनों के अलग अलग मतभेद थे, लेकिन दोनों एक आधुनिक भारत के निर्माण में, जिसमें एक सांप्रदायिक सद्भाव भी रहे, धीरे धीरे जाति का विनाश भी, इसलिए खोले थे। सारे जो उद्देश्य था, देखिए जो होता है संविधान, बाबा आज ही के दिन बाबा साहब ने संविधान पार्लियामेंट में भाषण दिया और कई बार उसमें मैं बोल चुका हूँ, आप लोग को भी और लेक्चर में भी। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, ये लागू करने वाले लोगों के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर संविधान को लागू करने वाला व्यक्ति खराब हुआ तो अच्छा से अच्छा संविधान भी खराब होगा। अगर संविधान कितना भी खराब हो, लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति अच्छा है तो संविधान अच्छा होगा। तो आज हमें लगातार, ये पहली बार नहीं है कि आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार 6 साल से आप देख ही रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस के पॉलिटिक्स से हम एग्री करें, डिसएग्री करें, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का गवर्नेंस कहाँ से आ रहा था? कांग्रेस का गवर्नेंस आ रहा था, सब इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे, तो उनका फिलॉसफी वहाँ से, वहाँ के लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज से आ रहा था। सोशलिज्म, पीसफुल रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसको इंग्लैंड में कहते हैं, वहाँ से ये सारा आ रहा था, उनका दर्शन, गवर्नेंस का फिलॉसफी। बीजेपी RSS गवर्नमेंट जरा बता देते इनका फिलॉसफी, दर्शन कहाँ से आ रहा है? इनका दर्शन आ रहा है मनुस्मृति से, और जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। जिस पायदान पे आदमी पैदा लिया है उसी पायदान में उसको मर जाना है और मरने के बाद भी उसको जिंदा रहना है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि संविधान की जो आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी भावना है, उस भावना के साथ ये बीजेपी और सरकार खिलवाड़ कर रही है और संविधान के अब सिर्फ किताबें बच के रह गई हैं। आप लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, क्या ऐसा संभव है सर आज के समय में? तो कहाँ नहीं संभव है? आप दिख नहीं रहा है, 5 साल से आप लोग रिपोर्टर हैं, कैसे लोगों को फर्जी केस में अभी अनंत तेल तुम्बड़े और तमाम हैनी बाबू और तमाम लोग सब जेल चले गए और अर्नब गोस्वामी के लिए रातों रात कोर्ट खुल जाता है। लेकिन सर बोल तो आप भी रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप तो जेल नहीं गए ना सर? कोई ठीक नहीं, अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, परसों मैं जेल चला जाऊं, कोई ठीक है? मैं जेल चला जाऊं, लेकिन बाबा साहब के संविधान की वो ताकत है। मुझे ये पता है कि संविधान के दायरे में रहकर मैं अपनी बात कह रहा हूं और कहूंगा, चाहे जेल भेजे, चाहे जो कुछ भी भेजे। तो ये आपने देख नहीं रहे कि कभी गोमांस के नाम पे गोमांस मिला था क्या अखलाक के पास? कभी टेरराइज कर रहे हैं, कभी लव जिहाद कह रहे हैं, कभी दलितों की आप देख रहे हैं लगातार जो है हाथरस में क्या हुआ, देश भर में ऐसी घटनाएं आ जा रही हैं। और पुलिस पर मैं तो बार बार अम्बेडकरनामा चला रहा हूँ, यूट्यूब चैनल आप उठा कर देखिए, मैं बार बार उसमें ये बात कह रहा हूँ कि बाबा साहब बार बार लिखते हैं कि पुलिस प्रशासन न्यायालय सब आपके लिए मौन है, क्योंकि जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उन्हीं के रिश्तेदार वहाँ बैठे हैं।
लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती है, आप न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, जब आपके पक्ष में फैसला आ जाता है तो कहते हैं अभी जिंदा है न्याय व्यवस्था, और जब आपके खिलाफ चला जाता है तो कि वो भी सब गुलाम हो चुके हैं, वो भी सरकार के कहने पे ऐसा है। आप कौन सा ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसपे हम लोग आंदोलन में नहीं गए हैं, जिसपे हम लोग प्रतिक्रिया नहीं दी है? चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे 2 अप्रैल वाला SC/ST एक्ट हो, चाहे रोस्टर का सवाल हो। कब देखिए ऐसा है, न्यायालय का काम न्याय संगत काम करना है, पहले बात समझिए। अगर न्याय संगत काम होगा तो हमें लगेगा कि न्यायालय अपना काम कर रहा है। न्याय संगत काम नहीं होगा, न्यायालय कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं ना है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है, जो भावना है, उस भावना के अनुरूप आप न्यायालय देंगे तो आपके लिए ताली बजेगी, न्याय देंगे तो ताली बजेगी। उस भावना के खिलाफ अगर आप करेंगे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि संविधान कह रहा है कि सबको पूरा जमीन बांट दो और सबको बराबर संपत्ति दे दो, सब ये नहीं कह रहा ना संविधान, सबको संपत्ति रखने की आजादी। तो कहते हो ना इस बात को? नहीं, कब हमने कहा? संविधान सबको सम्मान से जीने का, संपत्ति रखने का, ज्ञान अर्जन करने का आजादी देता है, ये बात कहते हैं। हिस्सेदारी की बात तो करते हो ना? हिस्सेदारी किस चीज में? एक मिनट, संस्थानों में हिस्सेदारी, समुदायों की हिस्सेदारी, ये बात कहते हैं ना, ये बात कह रहे हैं ना। ये जंगल जमीन की बात करते हैं। नहीं तो जंगल जमीन में उस साम्यवाद नहीं है ना। साम्यवाद का अर्थ पहले समझिए, समाजवाद और साम्यवाद अलग है, प्रतिनिधित्व अलग है। हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि भाई मान लो एक काम करो, इस देश में 500 वाइस चांसलर हैं और सबको हटा दो, से बोलो कि हम ब्राह्मण को वाइस चांसलर बनाएंगे, तो सब ब्राह्मण वाइस चांसलर बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे ना। तो 500 अगर है तो 500 में भी प्रतिनिधित्व संविधान के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस बात को समझिए जो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाए गए वो प्रोविजंस लागू होनी चाहिए। आप धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हो, सब कुछ बेचे जा रहे हो, जहाज बेच रहे हो, रेल बेच रहे हो, एजुकेशन तो खत्म ही हो चुका है। कौन, जिस वही मिडिल क्लास आदमी है, थोड़ा बहुत पैसा है, कौन सरकारी स्कूल में भेज रहा है? तो ये सारे काम यही सरकार कर रही है, पहली सरकार? तो पहले सरकार के खिलाफ हमने नहीं आंदोलन किया था। कोई भी सरकार हो, सरकार से हमारा मसला नहीं है, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। वी आर सोशल एक्टिविस्ट, हम सोशल एक्टिविस्ट है। और अपनी बात, सरकार तो पिछली बार कांग्रेस की सरकार जब थी तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, आपने देखा नहीं था कि दिनेश सिंह के खिलाफ और कपिल सिब्बल के खिलाफ हमने कितने आंदोलन किए थे कि नहीं किए थे? सरकार नहीं, व्यवस्था, पॉलिसीज, इसमें क्वेश्चन है हमारा। सर आप लोग संविधान को कह रहे हैं खतरे में, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर 131 मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं वो कह रहे हैं संविधान कोई खतरे में नहीं, संविधान को कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। वो संविधान का प्रियम्बल भी पढ़े हैं क्या? उनसे मेरे तरफ से सवाल पूछ लीजिएगा। और जो 25 तारीख को आज ही के दिन बाबा साहब ने जो संविधान में भाषण दिया है, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हूँ, मैं सदस्य नहीं हूँ, उनसे 131 जो सांसद बैठे हुए हैं और उसके अलावा जो विधायक और पार्टी के नेता बैठे हुए हैं जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, उन सब से जाकर पूछिए, हजारों की संख्या में है, 1-2 की संख्या में नहीं है, उनसे जाके पूछिएगा कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया था संविधान सभा के साथ, वो भाषण पढ़े हो क्या? जो भाषण ही नहीं पढ़ेगा वो तो पार्टी के। इसीलिए बाबा साहब का जो कॉन्फ्लिक्ट था गांधी जी के साथ किस बात का था? वो जानते थे कि सवर्ण हिंदुओं के वोट पर जब चुन के हमारे लोग जाएंगे तो सवर्णों के और व्यवस्था के पिट्ठू बन के रहेंगे, हमारे लोगों का काम नहीं करेंगे। आज 90 साल बाद वो बात सही साबित हो रही ना। आप ही कह रहे हैं ना कि 131 सांसद बैठे हुए हैं। जब रोस्टर का मसला हुआ, चाहे SC/ST एक्ट का मसला हुआ, तो पहले हम लोग सड़क पर उतरे, जो पॉलिटिकल क्लास से कोई नहीं आया। तो बाबा साहब जो बात कह रहे थे, इसीलिए कह रहा हूँ कि आज भी हिस्सेदारी की बात है तो आप दलितों को ये अधिकार दे दो कि SC/ST कमीशन का जो है मेंबर और अध्यक्ष जो है दलित ही चुनेगा। दो ना, दो। आप जो है ये अधिकार दे दो ना कि SC/ST अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। देखते हैं कैसे सरकार चलती है, देख लेंगे ना। फिर आपके अगर डंडे मेरे पीठ पर चलेंगे तो आपकी सरकार उखाड़ देंगे ना। तो आपने पार्टियों को जो नेता बनाए हैं वो बनाए पिटलग्गू, पार्टी के लाइन के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। क्यों? आप SC/ST बन के जो संसद में गए हैं, पार्टी के बेसिस पे गए हैं कि SC/ST रिजर्वेशन की वजह से गए? पहले ये बताइए। ये नेताओं से इनको यही पता नहीं सर, वो रिजर्वेशन से पार्टी के स्तर पर गए ना। नहीं, पहले समझिए। हाँ। आप चूंकि पहले आप रिजर्वेशन इस पे गए, हाँ वही ना, रिजर्वेशन और पार्टी ने चुनाव। हाँ, तो रिजर्वेशन पे गए हैं तो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जिस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस वर्ग पे कोई खतरा हो रहा है
तो उस पर आपको बोलना है। उस समय पार्टी सेकेंडरी है, आपका समुदाय का हित प्राइमरी है। अंबेडकर तो साहब को तो पढ़ता है नहीं नेता लोग, खाली ब्लू गमछा लेके अंबेडकर जयंती में फूल माला चढ़ाता है। इनको टीएडीए से मतलब तो है नहीं, टीएडीए से मतलब है खाली। नहीं, वो कहते हैं हमें जनता ने नहीं चुना, हमें तो पार्टी ने चुना, हमें समाज ने नहीं चुना। अच्छा हम तो पार्टी की नहीं, तो फिर समाज के पास बोलना वोट मांगने मत जाए। आपको जो पार्टी ने चुना तो उनसे एक सवाल पूछ लेना कि पार्टी को बोलो कि जरा सामान्य सीट से चुन ले, तुमको क्यों नहीं चुन लेता है? इसीलिए कि ऐसे रीढ़ विहीन नेताओं को ये लोग टिकट देते हैं। ऐसे हर पार्टी में, हर पार्टी में उठाइए, जितना चंगू मंगू होगा ना, जितना दलित आदिवासी सबको टिकट देगा कि बोले नहीं, पहले उसको सुई से जो है ना रीढ़ का जो है वो निकाल लेता है उसमें से। कोई बोलने वाला आदमी को देखें किसी पार्टी में जगह मिलते हुए, तो उनको बोलिए कि पार्टी ने आपको नेता बनाया है तो सामान्य सीट से, जैसे अटल बिहारी जी लड़ते थे, चाहे राजनाथ सिंह लड़ते हैं, वैसे लड़वा ले। आप तो सामान्य नेता है, समाज आपको थोड़ी चुन रहा, क्यों नहीं लड़ते वहाँ? तो वहाँ पे आवाज नहीं निकलती है। इन नेताओं को बोलिए कि थोड़ा सा कुछ नहीं तो कम से कम अम्बेडकर लोहिया ही पढ़ लें, थोड़ा बुद्धि विवेक आ जाएगा। और इन नेताओं से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।